चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव हेडिंग लिख लिए सब लोग? हेडिंग लिख लिए, अब आगे सुनिए। देखिए, साउंड वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, जिस एक्सिस के पैरेलल, जैसे ट्रांसवर्स वेव से अलग कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। सपोज ये एक्स एक्सिस, तो ये स्ट्रिंग है हमारा। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समझने के लिए। हालांकि यहां पर हमारा जो सिस्टम होगा, जैसे ट्रांसवर्स वेव में जो हमारा सिस्टम था, उसमें हम लोग स्ट्रिंग लेके चले थे, रस्सी लेके चले थे सिस्टम हमारा। और वो जब ट्रांसवर्स वेव परफॉर्म कर रहा होता था, तो अपने मीन पोजीशन से उसका पार्टिकल ऊपर शिफ्ट हो रहा था, मीन पोजीशन पे आता था, फिर उससे नीचे शिफ्ट होता था। यहां पर सिस्टम हमारा एयर हो जाएगा, एयर, हवा। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट होता है जिस एक्सिस के अलोंग उसका वेव है, उसी के अलोंग उसका ट्रफ एंड ट्रस्ट मिलेगा आपको। यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपगेट होगा, उसी एक्सिस के अलोंग आपका वेव में, पार्टिकल में ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो उसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर वेव का डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करें, हमने एग्जांपल लिया है। सपोज यहां पर एक पार्टिकल, इसको हम ए नाम दे रहे हैं। सेम इक्वी डिस्टेंस पर हम एक पार्टिकल ले रहे हैं, उसका बी नाम दे रहे हैं, इसको सी नाम दे रहे हैं, ये डी नाम है, ई, एफ, जी। मान लीजिए हम इतने पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इतने पार्टिकल अभी थोड़ी देर के लिए हम मान के चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, कि अपनी जगह पर ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये पोजीशन जब साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट थ्रू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, ऑसिलेशन होगा, मीन पोजीशन के अबाउट थ्रू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब यहां से ये उसके लिए एम्पलीट्यूड होगा, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि ये वेव पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, यहां से चला, रिटर्न बैक होकर यहां आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल आगे प्रोपेगेट तो नहीं किया, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन करके उसी पोजीशन पे आ गया। तो इसने किया क्या, ध्यान समझिए कि यहां से जब पार्टिकल आगे बढ़ा, तो इसके ये नाइबर पार्टिकल और इस पार्टिकल ए और बी के बीच में जो भी मीडियम है वो कंप्रेस हुआ। ठीक है, कंप्रेस हुआ, और ये इनके बीच में कंप्रेशन हुआ। जब वो रिटर्न बैक हुआ, तो वो एलोंगेट हुआ। तो कॉम्प्रेशन एलोंगेशन, कॉम्प्रेशन एलोंगेशन का प्रोसेस फॉलो हुआ। जहां पर हम लोग ट्रांसवर्स वेव में हम क्रस्ट की बात करते थे और ट्रफ की बात करते थे, यहां पर उसी के पैरेलल में एनालॉजी हम लोग फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर सेम जिसको फॉलो करेंगे। वहां पर हमारा स्ट्रिंग सिस्टम था, यहां एयर सिस्टम होगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यहां का पार्टिकल जो होगा, वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। फिर ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। फिर ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये पार्टिकल सिमिलरली अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब सेम सिचुएशन जो हम लोग ट्रांसवर्स वेव में पढ़े थे, ट्रांसवर्स वेव में हम क्या पढ़े थे, मान लीजिए सपोज करें कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये तो मीन पोजीशन हुआ, ये पोजीशन वहां है जहां एक्स क्या है, 0। पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव में उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन यहां पर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग एस बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एस। और यदि एक सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उसको एस नॉट बोल रहे हैं। जो रिलेशन वहां वाई में था, यहां पर एस में होगा, जो वहां ए में था, यहां एस नॉट में होगा। बात समझ पाए? मतलब जब पार्टिकल किसी इंटरमीडिएट टाइम टी पर, उसका पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई था, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम लोग पढ़े थे ना। यदि हम सिर्फ एसएचएम की बात करें, तो हम लोग एसएचएम में क्या पढ़े थे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में हो रहा है तब, और यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो हम ऐसा लिखे थे। ये प्योर एसएचएम है, क्योंकि यहां पर हम लोग किसी पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब वेव की बात करेंगे तो माइनस के एक्स इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस पोजीशन पे x बराबर 0 पर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। तो ट्रांसवर्स वेव से अलग कैसे है, ट्रांसवर्स वेव में y एक्सिस में ऑसिलेशन होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग
उसका ओलंगेशन होगा या फिर एसएचएम करेगा वो, ठीक है। आगे सब पार्टिकल करेंगे। तो मेरा ये कहना है आपसे, मेरा सवाल है ये कि मान लीजिए ये पोजीशन पे हमको पता है, ये पोजीशन पे हमको पता है कि यहाँ का जो पार्टिकल होगा वो ऐसे आ करके ऐसे ऑसिलेट करके अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ तो x बराबर 0 है, यहाँ है ना x बराबर 0। तो यहाँ का यदि हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, s बराबर s नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। s क्या है, तो s है हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो। एस नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन इट्स ऑसिलेशन, लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर है सबको। तो ऑसिलेशन में जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इंडिकेटेड बाय एस नॉट, ठीक है। और किसी टी टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एस से डिनोट करेंगे। जैसे हम यहां पर एनालॉजी लेके चले हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे किसी टाइम टी पर हमको y मिलता था, इसमें s मिलेगा। और किसी टाइम हमारा कोई एक फिक्स टाइम t बराबर 0 पर, यदि मान लीजिए t बराबर 0 पर हम y को क्या मानते हैं 0, तो s को यहां क्या मानेंगे 0 मानेंगे, समझ गए। और उसका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू था वो a था, तो हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम क्या मान रहे हैं उसको s नॉट। सिर्फ इंडिकेशन में या नोटेशन में डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं यहां पर s नॉट रिप्रेजेंट हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि इस पोजीशन का हमको पता है ये, लेकिन हमको पता करना है कि ये जो पार्टिकल ई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और जो वेव इधर ट्रांसलेट हो रहा है वो v है, ठीक है। ये v है, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। तो मान लीजिए कि x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और स्पीड क्या है उसका v। तो क्या यहां पर टाइम t लगा, तो इस पोजीशन पे t माइनस क्या लिखेंगे एक्स वाई वी होगा, जैसा हम लोग ट्रांसवर्स वेव में किए थे। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल यहां डिस्टरबेंस आएगा, यहां का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो अपने नाइबर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो अपने नाइबर पार्टिकल डिस्टर्ब करेगा, और ऐसा होने में टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो लगा, वो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स डिस्टेंस हुआ, स्पीड क्या हुआ v हुआ। तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो मान लीजिए ई पार्टिकल पर पहुंचने में वेव को t टाइम लगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू एक्स बाई वी लिख सकते हैं ना। तो ये टाइम उससे और पहले का होगा। यदि इस पार्टिकल को देखेंगे तो उतना ही टाइम पहले वहां पर ऑसिलेशन हुआ होगा। तो ये कंडीशन हम लोग देखे थे ट्रांसवर्स वेव में, इसको आगे ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसवर्स वेव में हम लोग देखे थे। सिमिलरली हम इसको यहां भी फॉलो कर रहे हैं। यहां पर वेव प्रोपेगेट होने में टी टाइम लगा मान लीजिए, और यहां से आगे जाने में हमको एक्स वाई वी लगा, तो पीछे कितना रहा होगा, टी माइनस एक्स वाई वी रहा होगा। क्योंकि हम इसके ऑसिलेशन को इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पर हमको एक्स 0 मिल रहा है, ठीक है। और फाइनल एक्सप्रेशन हम इसका निकाल सकते हैं। इस पार्टिकल के लिए यदि हम लिखना चाहेंगे तो s बराबर क्या लिखेंगे, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि याद कीजिए k इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा बाई वी था, और ये क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, और ये कांस्टेंट होगा। चूंकि हम लोग क्या मानेंगे, ओमेगा कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कांस्टेंट होने के कारण ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, और इसी को 2 पाई इंटू हम लोग एफ भी लेते हैं। तो यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ही कांस्टेंट होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। इसीलिए ओमेगा कांस्टेंट और वी
प्रोपगेशन, वेव का प्रोपगेशन है यानी कि स्पीड है, और वो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए के का वैल्यू कांस्टेंट होगा। समझ लिए? कल फिर पूछेंगे, ये दूसरी या तीसरी बार हम बता रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिए। तो यहां से वेव को आगे प्रोपगेट करने में टाइम जो लगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन मिला। तो हम इसको कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव होगा, लिख सकते हैं ऐसा। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स काउंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्या लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव में भी इतने पैरामीटर्स थे? उसमें भी थे। ठीक है, अब यदि हम इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर दें जो कि फाई नॉट होता है। फाई नॉट बेसिकली बताता है फेज डिफरेंस क्या है। जैसे साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? पाई बाय 2 का होता है। पाई बाय 2 का होता है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा? चलिए हम लोग क्यूज खेलते हैं। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा? रुक जाइए, अब हम दो तीन लोगों से पूछते हैं क्योंकि आप लोग की प्रतिभा पे हमको शक है। हाँ, सूरज कुमार बोलो, चौथा नंबर में क्या होगा? मैथ के स्टूडेंट हो तुम? नहीं भी रहते तो यही सवाल था, बताइए। चौथा नंबर में क्या होगा? कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? हाँ, माइनस साइन थीटा होगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग ध्यान से समझिए, जिनका बायोलॉजी वो खास करके समझिए, ये बहुत जगह यूज होगा, इसीलिए हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है कि 11th में, 12th में भी पूरा यूज होगा। वेव जहां जहां होगा ये यूज होगा। बोलो बोलो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी के रिलेशन पे रख सकते हैं ना इसको। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बोलो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। चलिए, तो इसमें जितने पैरामीटर्स हैं उसमें भी उतने ही पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे। ये एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा पैरामीटर हो जो न समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसका? साउंड वेव का। तो साउंड वेव में जो पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, अब यदि हम इसमें एक फाई नॉट ऐड कर दें, मान लीजिए हम ऐसा लिख दें, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो फाई नॉट ये बताएगा कि टी टी बराबर 0 पर पार्टिकल कहां है। यदि हम फिक्स x मांग लेंगे, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है, ई पॉइंट का मीन पोजीशन से दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, मतलब x बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का जो पार्टिकल है वो जो ऑसिलेट कर रहा है, उस ऑसिलेशन में उसका t बराबर 0 पर पार्टिकल किस पोजीशन पे है वो फाई नॉट बताएगा। क्लियर है? ये हम लोग एसएचएम में भी डिस्कस किए थे। और x क्या है? x ये बता रहा है कि हम किस पार्टिकल को विजुअलाइज कर रहे हैं, किस पार्टिकल को हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो हर पार्टिकल का अपना ऑसिलेशन में अपना पोजीशन होगा। टी बराबर 0 पे कोई पार्टिकल ऊपर होगा, टी बराबर 0 पे कोई पार्टिकल नीचे होगा। ये ट्रांसवर्स वेव में इसमें क्या होगा? टी बराबर 0 पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से राइट भी हो सकता है, कोई दूसरा पार्टिकल उसी समय अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहां तक? तो यहां ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हुआ। अब इसमें एक दो चीजें आती हैं, पहले इसको लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं, ये टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर प्रेशर वेव में इंटर करेंगे हम लोग।
इसको ड्रॉ कीजिए और कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं. एस क्या है और एस नॉट क्या है यहां अच्छे से लिख दिए हैं. ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी सब चीज कॉमन है. फाइव नॉट के बारे में हम यहां लिख देते हैं. That is the angle between wave propagation and oscillation of wave particle. That is the angle between the propagation of wave and wave particle, either 0 degree or 180 degree, either 0 degree or 180 degree, either 0 degree or 180 degree. In longitudinal wave, full stop, अगले पॉइंट में लिखते जाइए. In longitudinal wave we will take, in longitudinal wave we will take air as a system. We will take air, we will take air as a system which can be compressed, or which can be compressed or elongate. Full stop. आगे लिखिए. When we say something in a air medium, when we say something in a air medium, the particles in the medium, when we say something in a air medium, the particles in the medium start oscillating, particles in the medium start oscillating with respect to its mean position, with respect to its mean position. Finally this energy via oscillation, finally this energy via oscillation reaches to our eardrum, reaches to our eardrum as a reaches to our eardrum reaches to our eardrum as a pressure wave, as a pressure wave, as a pressure wave. आगे हम डिस्कस करेंगे प्रेशर वेव. ठीक है. That is the displacement of oscillation of the particle. That is the displacement of oscillation of the particle
is taking place along the direction of wave, that is the displacement of oscillation of the particle taking place along the direction of the wave, direction of the wave. डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, ठीक है, वेव का डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है। अब हम लोग प्रेशर वेव फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग दीजिए साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। तुम एंगल बना बना के लिख रहे हो, कभी इधर कभी उधर। चलिए मोमेंटम बना के रखते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हमारे पास समय भी है। मेरा क्लास कितने बजे तक था? 12:30 बजे तक है ना? बस उसके बाद आधा घंटे का रेसेस है ना? 12:30 के बाद आधा घंटे का रेसेस है ना? हाँ तो कितने बजे से है? अरे तो आधा घंटे का रेसेस हुआ ना, मतलब लंच रेसेस नहीं समझ में आया क्या? कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे इतने दिनों से? चलिए अब ध्यान देते हैं, हम लोग फोकस करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, प्रेशर वेव पे हम लोग को फोकस करना है। ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन था S इज इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट, ऐसा आया था ना, ठीक है। हम ये जनरलाइज अप्रोच लेके चल रहे हैं कि पार्टिकल, कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो टी बराबर 0 पर अपने मीन पोजीशन पे नहीं है। यदि होगा तो फाइ नॉट 0 होगा, ठीक है। हम लोग क्या समझ के चल रहे हैं? जनरल कंडीशंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, और ये किसमें, जो एस है वो किसका फंक्शन है? एस जो है वो साइनसॉइडल कर्व का फंक्शन है। मतलब एस में जो भी चेंजेस आ रहा है उसका वेव इक्वेशन, जो भी उसका जो वेव का ग्राफ बनेगा वो साइनसॉइडल कर्व के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग प्रेशर वेव की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर वेव के लिए हमको समझना होगा, प्रेशर वेव के लिए समझिए, यहां पर कंडीशन को ध्यान समझिए। हमने एक मीडियम लिया है, मीडियम का एक पार्ट लिया है, चारों तरफ एयर है। हमारा क्या मीडियम कौन सा है या सिस्टम कौन सा हमने माना है? एयर, हमने लिखा भी दिया है एयर है। तो एयर का हम एक सेक्शन ले रहे हैं, उसको स्टडी कैसे करना होता है, जैसे ये सराउंडिंग में एयर है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कंट्रोल वॉल्यूम उसको कहते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग में उसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। यहां पर आप उसको सिंपली एक ऐसा ज्योमेट्री ले सकते हैं जहां पर कि हम स्टडी कर रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि ये रीजन है,
तो उसमें ऐसे करके हमने ऐसे लिया, आगे जाकर के हमने एक क्यूब ले लिया। तो क्यूब में जो भी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एक क्यूब है, इमेजिनरी बाउंड्री है, वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। बाहर का एयर उसको प्रेशर दे रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक, या फिर वो एलोंगेट हो रहा है। हम सिर्फ स्टडी करेंगे उस कंट्रोल वॉल्यूम को, उस क्यूब को, ठीक है। तो जैसे आप सिलेंड्रिकल पाइप बड़ा सा देखे हैं, 1 मीटर डायमीटर का कोई बड़ा सिलेंड्रिकल पाइप देखा है आज तक आप लोग ने? खासकर सीवरेज वगैरह में, नाला वगैरह में यूज होता है, बहुत बड़ा पाइप होता है वो, जिसका कि डायमीटर मान लीजिए 0.5 मीटर मान लीजिए, या 1 मीटर मान लीजिए, बड़ा सा कंक्रीट का, सीमेंट का बना हुआ पाइप होता है वो, जो कि यहाँ पर नाला वगैरह में यूज किया जाता है, जहां बड़ा हाउस होता है वहां यूज किया जाता है। कभी देखा है आप लोग ने? तो ये वही है। तो आप साइड से देख रहे हैं तो आपको ये बेसिकली उसका डायमीटर दिख रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, ठीक है। तो एक सिलेंडर हमने लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए, ठीक है। हम कोई एक सेक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए इस पोजीशन से ले रहे हैं, ये पोजीशन x बराबर 0 पर है। ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऑन है ना? तो अभी जैसे x बराबर 0 यहां है, यानी कि यहां से उसका डायमेंशंस जो भी ओरिजिन है यहां लिए, आगे बढ़े तो x डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन लिया है, ये दूरी x है, ठीक है। तो x दूरी पर हमने एक सेक्शन लिया है एयर का, ये दूरी जो है दैट इज dx, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ये बहुत छोटा सा गैप लिया हमने, जिसको कि हमने कितना बता रहे हैं dx। और यहां पर एयर फिलअप, एयर है, यहां पर एयर इधर भी है, लेकिन अभी हम लोग स्टडी इधर को कर रहे हैं। सपोज यहां एयर है, और ये जो वॉल्यूम हुआ इसको हम लोग बोलेंगे वी आई। वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन है हमारा? ये हमारा सिस्टम है, समझ पा रहे हैं? तो ये सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है। क्या कोई बता सकता है वो वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए, वेरी गुड, ए इंटू डीएक्स, ये इनिशियल वॉल्यूम हुआ, ठीक। तो समय के साथ क्या हुआ, कुछ टाइम के साथ, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के साथ इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो बढ़ करके थोड़ा और कवर किया, ये वॉल्यूम को भी कुछ देर के बाद उसने कवर कर लिया, मतलब एयर एक्सपैंड किया। एयर को एक्सपैंड होता वो देखे हैं आप, या किसी भी गैस को एक्सपैंड होता वो देखे हैं? वो एग्जाम्पल आपके जानकारी में है जो आप बता सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ एयर और एनी गैसियस पार्टिकल? आपके डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें कि आप देख रहे हो या ऑब्जर्व किया हो कि गैस एक्सपैंड हो रहा है, गैस एक्सपैंड होता है या नहीं, इसके लिए हम आपको वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या लगता है, गैस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है गैस में? हाँ, वही कंप्रेस हो सकता है। तो कोई ऐसा एग्जांपल आपके डे टू डे लाइफ में या कहीं भी आपने देखा हो? कभी आज तक आपके पास ऐसा एक पंप है जिसमें आप ऐसे हवा भर रहे हो? करके बताना पड़ता है, छोटे बच्चे ने आप लोग, जो जो खड़े हैं मेरे साथ करेंगे ऐसे, किए कभी ऐसा? आप तुम साइकिल से भी आते हो? अच्छा, पैसा देके तुमने रिकॉर्डिंग किया ऐसा करते हुए क्या? हम तो किए हैं, आप लोग किए हैं कि नहीं पता। हम तो बिहार बोर्ड से, तो हम तो किए हैं। आईसीएसई वाले बोलो हाँ करो, आईसीएसई वाले डायरेक्ट हवा बढ़ाते होंगे,
हाँ, कितना पीएसआई हो गया? 20। हाँ ठीक है, आईसीएसई बोर्ड है, हमको पीएसआई से क्या मतलब? प्रेशर पर स्क्वायर इंच, पीएसआई बोलते हैं उसे। ठीक है, आप जब जाएंगे हवा भराने के लिए बाइक या कार वगैरह में, तो वहां पर पीएसआई दिखाता है वो। ठीक है, फ्रंट व्हील का अलग होता है, रेयर व्हील का अलग होता है। रेयर व्हील पर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए उसमें ज्यादा हम पीएसआई देते हैं। अब आगे सुनिए, तो आपने पंप किया, तो पंप किया ऐसे, स्नैप बनाने में तो तुम मास्टर हो। चलिए, तो पंप किया, ए, तो सुनिए, रिकॉर्ड तो हो रहा था, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना। ठीक, अब सुनिए, आप मेरे बात को ध्यान सुनिए, बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो अब आपको समझ में आएगा। ऐसे जो हम कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये आप तक अच्छे से समझ पाए बात, तब उसके लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, मेरा उसमें एक पर्पस है, वो पर्पस आप तक पहुंच जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रेफ्रेक्शन क्या होता है, आपको समझ में आएगा। जैसे आप उसमें पंप में क्या होता है, एक पिस्टन होता है, ठीक है, प्लंजर हो गया, वो पिस्टन हो गया, तो पिस्टन और प्लंजर, तो वो प्रेस होता है तो एयर कंप्रेस्ड होता है, और जब उसको ऊपर हम लिफ्ट करते हैं तो बाहर का सराउंडिंग एयर उसमें इंटर होता है। ठीक है, और उसमें जो जो ट्यूब में जो वल्व होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल वल्व होता है। यूनिडायरेक्शनल वल्व मतलब द वल्व विच अलाउ द फ्लो ऑफ एयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट विल नॉट अलाउ टू रीडायरेक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, एयर सिर्फ इंटर करेगा, इंटर कर गया बस ब्लॉक कर देगा, वो उसके ट्यूब के अंदर के एयर को बाहर आने नहीं देगा। तो आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस हुआ, फिर एलोंगेट हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, तो धीरे धीरे एयर उसमें इंटर करने लगा, और एयर जो सराउंडिंग का एयर था उससे ज्यादा वहां पर प्रेशर है, तभी तो ट्यूब में हवा उसमें फिलअप किया हुआ है, और आप उस पर बैठते हैं तो वो ट्यूब दबता नहीं है। क्यों नहीं दबता है? क्योंकि वहां पर कंप्रेस्ड एयर है, और जैसे ही आप भल हल्का सा उसको खोलिए, करके हवा निकलना शुरू होता है। क्यों निकलता है? क्योंकि बाहर का सराउंडिंग का प्रेशर कम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अंदर ट्यूब में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, उसके निकलने का, फ्लो होने का रेट उतना ही ज्यादा होगा। समझ पाए इस बात को? तो बेसिकली वो कंप्रेस्ड हो रहा है, तो एयर कंप्रेस्ड होता है या कोई भी गैस कंप्रेस्ड होता है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल समझिए, जो आप अपने घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम को थोड़ा देर के लिए गोली मार दीजिए, लिक्विड और गैस कंफ्यूज, लिक्विड है कि गैस है? कंप्रेस्ड होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जैसे ही आप उसका नो वहां पर बल्ब जो रेगुलेटर होता है उसको ऑन कीजिएगा, मतलब आप क्या कर रहे हैं, वहां पर उसको एयर को, मतलब वहां अंदर जो गैस है उसको निकलने का रास्ता दे रहे हैं, तो जैसे ही निकलने का रास्ता देते हैं वो प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर को गेन कर लेता है, और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पाए? तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रेशराइज था इसलिए लिक्विड फॉर्म में था। जैसे ही उसको सराउंडिंग का प्रेशर मिलना शुरू हुआ, पहले वाला प्रेशर से कम प्रेशर मिलना शुरू हुआ, वो रिलीज होने लगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। समझ पाए इस बात को? इसका मतलब हम ये दो एग्जांपल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस कंप्रेस्ड होता है, एलोंगेट भी होता है, जैसे इसका स्पेस मिलता जाएगा वो एलोंगेट होगा। और गैस का कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता नहीं है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में किसका शेप एंड साइज नहीं होता है? गैस का। अच्छा, किसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड और गैस के पास नहीं होता है। बताइए। हाँ, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, सपोज करें, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, वो एक गिलास जो पानी है, जो ग्लास है, उसका वॉल्यूम मान लीजिए 250 ml है, सपोज करें 250 ml का एक हमने केन लिया है जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है। ठीक है, अब उस केन से जब हम कोल्ड ड्रिंक किसी दूसरे जार में रखते हैं, कोई दूसरे जार में रखेंगे, तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? 250 ही ml होगा। तो मतलब लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है क्योंकि उसके पास फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस मतलब होता है कि
एक ऐसा सबस्टांस जिसका बाउंड्री हो सरफेस का। गैस को मान लीजिए आप एक कंटेनर में गैस रखे हैं, आप उसको दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो वो गैस जो है उतना वॉल्यूम का नहीं रहेगा, जो दूसरा कंटेनर है उसके वॉल्यूम का हो जाएगा। इसका मतलब है कि गैस के पास अपना फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, उसका मास फिक्स रह सकता है। मान लीजिए 2 kg सिलेंडर हम भराए, जो स्टूडेंट्स लोग नहीं रहते हैं वो छोटा छोटा सिलेंडर में भर के रखते हैं गैस, ठीक है, तो वो भराते हैं, तो मान लीजिए 2 kg, वो दुकान वाले को बोलते हैं कि 2 kg इसमें गैस हमको दे दीजिए, तो 2 kg फिलअप करता है और वजन करता है उसका। कभी ऐसा गैस भरा है कभी आज तक आप लोग? तो वो 2 kg, अब मान लीजिए कि वो दूसरे सिलेंडर में उसको ट्रांसफर कर दे, तो क्या 2 kg नहीं होगा, उसमें चला जाएगा, मास तो फिक्स रहेगा उसका, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा। मान लीजिए छोटा 5 kg का जो गैस का सिलेंडर है, उसके गैस को हम यदि 14.2 kg वाले जो सिलेंडर है बड़ा, जो हाउस होल्ड में यूज होता है, उसमें हम यदि डालेंगे तो प्रेशर किस सिलेंडर में ज्यादा होगा, 5 kg वाले में या फिर 14.2 kg वाले में? 5 kg वाले में प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। इसका मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है। और जो 14.2 kg वाला जो हाउस होल्ड में जो सिलेंडर यूज होता है, उसमें यदि 2 kg डालेंगे तो फैल जाएगा, तो फैलेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, वो चीज भी हम लोग यहां भी करेंगे, समझ गए? तो गैस आराम से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फैलता है। अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। अभी यहां पर जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमने पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया उसका, dx लेंथ पे था, तो a इंटू डी एक्स, सिलेंडर जितना एयर वॉल्यूम कवर किया, क्रॉस सेक्शन एरिया a dx लेंथ तक गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये थोड़े और देर के लिए इसको हम ऐसा छोड़ दिए, तो ये एलोंगेट कर गया, तो कुछ और फैला, तो ये जो डिस्टेंस है ये ds हो गया, ds थोड़ा सा, तो ये फाइनल वॉल्यूम हुआ, ये टोटल, ये फाइनल v फाइनल हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का क्या होगा, a इंटू डी एक्स प्लस डी एस लिख सकते हैं, इक्वल टू ए डी एक्स प्लस ए डी एस लिख सकते हैं। ds क्या है, ds जो कि चेंज इन वॉल्यूम है। ds जो है वो चेंज इन वॉल्यूम में जितना वो लीनियर ट्रांसफर किया है, लीनियर मतलब प्रोपेगेट किया है या लीनियर ट्रांजेक्शन में आया है, वो चीज यहां पर ds है। इनिशियली dx पे था और v कुछ समय के बाद वो कहां आ गया, ds, और यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, तो यहां पर मान लीजिए कि t टाइम था और यहां से आने में, यहां आने में dt टाइम लगा। समझ पाए? मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ds जो फ्रैक्शन ऑफ बहुत फ्रैक्शनल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया। समझ गए? ये हुआ चेंज इन मतलब वॉल्यूम में चेंज। तो वॉल्यूम में चेंज हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल कह लीजिए, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो डीवी लिखेंगे, डीवी बराबर क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। फाइनल कितना है, एडीएक्स प्लस एडीएस, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, एडीएक्स, तो कैंसिल आउट होकर क्या बचा, एडीएस डीवी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन के इसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डीवी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए डी एक्स, तो डीएस यानी कि डीवी इज इक्वल टू ए डीएस। अब इसको लेके हम लोग चलेंगे। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि आपको आगे काम देगा, ठीक है, और वो हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अभी आप लोग को यहां पर पढ़ना है। समझिए क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस सुना है कभी आप लोग ने, नहीं सुना है? बल्क मॉडुलस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक टर्म होता है यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी इसकी जिक्र नहीं करेंगे उतना ज्यादा,
ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा आप लोग को। अरे तुम लिख रहे हो अभी, रुक जाओ अभी। तुम लिखने में ना विश्वास क्यों करते हो? हाँ, मेरे जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य है लिखना। हाँ, कहीं मन में ये तो नहीं कि तुम्हारे जैसे कई मास्टर आए और चले गए। सूरज कल भी लिखता था, आज भी लिखता है और कल भी लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं ना है। हाँ, राजकुमार का फिल्म देखे हो? राजकुमार बहुत पहले के फिल्म एक्टर, ऐसे बोलता जानी, ऐसे करके वो बोला। हाँ? हम राजा थे, आज भी हैं, रहेंगे। तो फिल्म में एक्टिंग क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, ऐसा देखे है फिल्म? हाँ, वो उसी पे फिल्माया गया ये गाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ, आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा भविष्य में जाकर, अभी मत। कुछ लोग अभी से, हाँ हाँ मास्टर ये काम का चीज बोला है, अभी तुरंत सर्च करते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, देखो यहाँ पर अभी लिखो मत, आराम से स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हम लोग चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां कंफ्यूजन हो, दिमाग काम ना करे तो फिर समझ गए उत्कर्ष? नहीं समझे? आज तक साइकिल नहीं चलाए हो तुम? तो हवा नहीं भरे हो, उसके लिए आदमी रखे हो क्या? तब हम तो घर अपना खुद एक हम वो पंप ही रख लिए हैं घर पर। हम अपने साइकिल में कितना हवा भराते रहेंगे? हमको सुबह में कभी मन किया हम उठ के चल दिए। अरे सुबह में मान लीजिए 6 बजे हमको जाने का मन किया साइकिल से, थोड़ा इको पार्क वगैरह सब घूमते हुए देख लिए कि हाँ तेजस्वी भाई भी ठीक है कि नहीं, नीतीश बाबू भी ठीक है कि नहीं, सब देखते हुए निकल गए उधर से। तो आप हमको ये बताइए कि हम 5 बजे सुबह में, कौन 6 बजे सुबह में कोई खुला रहता है पंप का दुकान? तो हम खुद ही उसको लगाते हैं, कर लेते हैं, इससे एक्सरसाइज भी हो जाता है। चलिए आइए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या चाइनीज वाला इंडियन वाला? अब हमको क्या पता कुछ चाइनीज है कि इंडियन है? नहीं 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 नहीं, वो भी सिंपल है, वो एक आदमी से ही हो रहा है आराम से। तुम हरा हो रहे हो कभी? हाँ, तो साइकिल से ही आया करो। देखिए समस्या थोड़ा गंभीर है ये थोड़ा सा, ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि हम लोग को व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए बल्क मॉडल। अब देखो यहां पर, फिर नहीं समझ में आएगा कल हम पूछ देंगे फिर। मान लीजिए क्यूब है, फोन दे दो थोड़ा देखिए। चलिए देखिए यहां पर एक क्यूब है, क्यूब में 3 डायमेंशंस ले रहे हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। 3 डायमेंशंस है, ठीक है। अब तीनों अलग अलग डायमेंशंस में एक क्यूब हमने लिया है, चारों तरफ पानी है, उसमें से एक हमने क्यूब लिया है, मतलब उस पानी का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि क्यूब शेप का है। तो क्या चारों तरफ के अलग अलग पानी इस पर फोर्स लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये बताइए। चारों तरफ से फोर्स लगेगा। एक क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? 6। 6 सरफेस पे फोर्स लगेगा। तो उस सरफेस पे फोर्स लगने से ये जो क्यूब का वॉल्यूम है वो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। मान लीजिए कि क्यूब का जो एक साइड है उसका लेंथ स्मॉल ए है, ये साइड का लेंथ मान लीजिए स्मॉल ए है, तो इसका एक सरफेस एरिया कितना होगा? एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। तो ये ए स्क्वायर एरिया हो गया, और इस ए स्क्वायर पर प्रेशर जो लग रहा है P बराबर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स लगा F, एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो इतना अमाउंट का प्रेशर उस पर लगेगा। ठीक है, एक सरफेस पर ऐसे 6 सरफेसेस पे लगेंगे, और 6 सरफेस पे यूनिफॉर्मली वो क्यूब कंप्रेस होगा।
तो हम ये मान के चल रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस इसके बारे में क्या कहता है? बल्क मॉडुलस बेसिकली रेशियो बताता है चेंज इन प्रेशर बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज मतलब वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लिखते हैं तो आप समझ लीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, गलत बोल दिए, बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस डीपी अपॉन माइनस डीवी अपॉन वी। देखिए डीवी अपॉन वी क्या है? डीवी अपॉन वी मतलब चेंज, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जब इसका एक वॉल्यूम रहा होगा, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या रहा होगा, यदि साइड ए है तो वी बराबर क्या रहा होगा, ए क्यू रहा होगा। तो ये वॉल्यूम रहा होगा, और जब सराउंडिंग का प्रेशर उसको मिला होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा, तो ये डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। और ये डीपी माइनस में, डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर। जब वो कंप्रेस होगा तो प्रेशर में चेंजेस आएगा, ये और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, वॉल्यूम घटेगा, इसलिए हम माइनस दिया हुआ है। ये बल्क मॉडुलस, ये रेशियो बताता है इसका। और बल्क मॉडुलस का आगे हम देखेंगे यूनिट क्या होगा। बल्क मॉडुलस बी बराबर, ये समझ में आया, ये हम लोग हाइड्रोस्टैटिक वॉल्यूम के लिए काउंट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम हमारा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड होता है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहा है प्रेशर के चेंज आने से, उसी के रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा और वॉल्यूम में मान लीजिए चेंज कम आएगा, तो उसका बल्क नोट उतना ही ज्यादा होगा। नहीं समझे? बहुत रिजिड बॉडी है, बहुत ज्यादा प्रेशर देने पे हल्का सा वॉल्यूम में चेंज आया तो उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। ठीक है, ये वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन ये वैल्यू उतना नहीं बढ़ रहा है, तो नॉमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर उतना नहीं बढ़ रहा है, तो बीटा का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। समझ पाए? और मान लीजिए छोटा सा चेंज इन प्रेशर आया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा दब गया, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बड़ा सा गुब्बारा लेते हैं, तो गुब्बारा में हम चारों तरफ से प्रेशर देंगे तो उसका वॉल्यूम काफी छोटा हो जाएगा, उस केस में उसका बल्क मॉडुलस बहुत कम होगा। लेकिन यदि हम कोई ऐसा सबमरीन जो हम लोग के पानी में चलता है, सबमरीन में क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पानी का उस सबमरीन पर, उसके कारण उसके वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आया, इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है। और हम ऐसा बॉडी ही बनाना चाहेंगे जिसका कि सराउंडिंग के प्रेशर देने से उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं के बराबर आए, चाहेंगे ना हम ऐसा? आप क्या चाहते हैं कि सपोज 40 फीट का हमने सबमरीन बनाया और वो सराउंडिंग मतलब वाटर में गया और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण वो 30 फीट का हो गया, ऐसा चाहेंगे क्या? नहीं। अब जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर आ रहा है जिससे उसका लेंथ छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, ऐसा चाहेंगे आप? उसका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा रखा जाता है। समझ गए? इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया? तो अब हम आते हैं इस पे, तो अब इसके अकॉर्डिंग चले, तो ये हमारा पहला इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2, अब इससे इसको मैच कराते हैं। मैच कराते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए डीवी वाई वी, तो डीवी कितना है, एडीएस है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, एडीएक्स है। ठीक है, तो ए से कैंसिल हो गया, तो डीवी वाई वी इज इक्वल टू क्या आएगा, डीएस अपॉन डीएक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू क्या हुआ? किसको कोई दिक्कत? आ? सब दुखी क्यों हैं? हम भी खड़े हैं, जब से आप खड़े हैं उससे पहले से हम खड़े हैं, हम तो दुखी नहीं है। सर आपको आदत हो गया, 2 दिन होमवर्क आप ना बनाइए, आपको भी आदत हो जाएगी। देखिए मेरे नजर में तो सब बराबर है कि नहीं सुधांशु? क्या मेरी बात से सहमत हो? चलिए आइए देखिए इक्वेशन नंबर 3। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 in 2, तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस डीपी, डिवीजन में क्या आएगा, डीवी अपॉन वी की जगह पर क्या लिखेंगे, डीएस अपॉन डीएक्स। लिख सकते हैं ऐसा?
ये इक्वेशन नंबर 4 होगा, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें हम लोग एक चीज और करेंगे, वो क्या करेंगे थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको आप लिखिए, आराम से लिखिए तो इक्वेशन नंबर 4 तक। तो हमारे पास जो S आया है दैट इज S इज इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। ठीक है, ये है। हमें क्या चाहिए, डेल S अपॉन डेल एक्स बाय कीपिंग टी एज ए कांस्टेंट। तभी तो हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, सेम जैसे ट्रांसवर्स वेव में किए थे। तो यहां पर हमको टी को कांस्टेंट रखना है, एक्स को वेरिएशन में रखना है। तो ये एस नॉट हो गया, साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट एज इट इज लिख दिए। अब इस वाले टर्म को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इस वाले टर्म में टी को तो कांस्टेंट मानना है, तो टी का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो ये पूरा का टर्म जीरो हो गया, माइनस के एक्स, तो के इंटू वन, क्योंकि डीएक्स अपॉन डीएक्स होगा तो क्या होगा, वन, और फाइ नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो जीरो होगा। ठीक है, फाइ नॉट कांस्टेंट होगा ना, ठीक है, एंगल होगा, पर्टिकुलर एंगल होगा, कांस्टेंट होगा वो। तो यहां से डेल एस अपॉन डेल एक्स टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पर माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमको ये ds अपॉन dx की जगह पर ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सा 5 इन, किसमें पुट करेंगे, 4 में। तो 4 में पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डीपी अपॉन, उसके जगह पुट करेंगे तो माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट लिख सकते हैं ऐसा।
तो यहां पर ये माइनस माइनस बैलेंस हो गया और यहां बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर डीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीपी इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सारे टर्म को समझते हैं कि क्या क्या है, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ये है प्रेशर वेव। अभी जो हेडिंग हमने दिया था क्या लिखा था, ये जो हेडिंग था क्या था, साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्सप्रेशन कोसाइन कर्व के टर्म में आया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसके टर्म में था, साइन के टर्म में था। इसका मतलब प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितने का फेज डिफरेंस आएगा, π/2 का आएगा, ठीक है। यानी कि यदि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो उस समय प्रेशर कम होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा उस समय प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच का π/2 डिफरेंस है। याद कीजिए साइन जब मैक्सिमम होगा तो कॉस उस समय क्या होगा, मिनिमम, मतलब कि जीरो होगा। साइन π/2 पर 1 होता है और π/2 पे कॉस क्या होगा, जीरो। और साइन जीरो पर कितना होगा, जीरो, कॉस उस समय क्या होगा, 1। देख रहे हैं डिफरेंस। और ऐसे भी जब हमारा साउंड वेव प्रोपेगेट करेगा तो जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से उस पर, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो जहां डिस्प्लेसमेंट कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा है, जहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है वहां प्रेशर, तो कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा या रेफ्रेशन में होगा, रेफ्रेशन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पार्टिकल्स के बीच के गैप को बताएगा, और ये प्रेशर वेव जो है ये इक्वेशन उस रीजन का प्रेशर क्या है उसको बताएगा, ठीक है। पार्टिकल का नेचर क्या है, जब कंप्रेस्ड हो रहा हो तो वो क्या करेगा, अपने आप को फ्री करने के लिए एलोंगेट करेगा, अपने पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। जैसे एकदम सेम ऐसा समझिए जैसे कोई हम रबड़ पार्टिकल लेते हैं, रबड़ को हम जब एक्सट्रेन करते हैं और रिलीज करते हैं तो अपने शेप एंड साइज को गेन करना चाहता है। उसी तरह एयर को जब कंप्रेस करते हैं तो वो अपने फैलना चाहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस रूम में चारों तरफ से बंद हो तो यहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही खिड़की आप खोलेंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो यहाँ का एयर में कुछ वैक्यूम स्पेस बनेगा, उसको बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल करेगा, समझ गए, और इस तरह से वेंटिलेशन होता जाएगा। सेम यही फिनोमेना हमारे साउंड वेव में भी होता है, समझ गए। और हमेशा ध्यान रखिएगा हम लोग साउंड पढ़ेंगे उसमें भी, वेव पढ़ेंगे उसमें भी, तो एयर क्या होता है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में आता है, समझ गए, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां पर ये प्रेशर वेव हुआ। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। प्रेशर वेव मतलब वो कोसाइन कर्व की तरह फ्लक्चुएशन में होगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होगा उसी तरह प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी चेंज करेगा। इसको यहां तक लिखिए फिर पॉइंट्स लिखाते हैं। बीटा पता है, एस पता है, के पता है, सब पता है आपको। कुछ समझ में आया? आया है समझ में कि दुखी हैं?
सबसे आसान चैप्टर अभी तक फिजिक्स में कौन लगा? प्रेसेस नहीं है। अब जिनको मैथ वाले हैं तो पढ़ेंगे, अब बायो वाले जाए चले जाएंगे। केमिस्ट्री है तो पढ़िए सब। सर आके बैठे हुए हैं। तुमने कैसे कैमरा लगा हुआ है क्या? पासवर्ड तुमको पता है कैमरे का क्या है? तुम्हें सौरभ @002। समझ में कुछ आया? जहां देखिए, जहां कॉन्ट्रैक्शन था वहां फिर रेफ्रेशन आ गया थोड़ा नीचे जाकर। समझे? इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कल। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट मजा आता है?